हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अतुल। आप सभी का वेलकम करता हूं इनोवेशन एकेडमी की फाउंडेशन एनसीईआरटी सीरीज़ में। और एनसीईआरटी की जो फाउंडेशन सीरीज़ है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9th और क्लास 10th के जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो पोर्शन है, चैप्टर हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ले रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी सेक्शन का चैप्टर 5th, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, 9th और 10th का जो सिलेबस होता है उसको हम हाई स्कूल सिलेबस कहते हैं, और 11th और 12th में का जो कंबाइंड सिलेबस होता है उसको हम कहते हैं हायर सेकेंडरी सिलेबस। 9th और 10th का जो सिलेबस होता है वो एक तरीके से बेसिक सिलेबस होता है 11th और 12th के लिए। तो अगर आप 9th और 10th बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको 11th और 12th के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट रहेंगे वो क्लियर रहेंगे। और जब वहाँ पर आप पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंडेड सिलेबस होता है, काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस होता है, तो अगर छोटी छोटी बातें बेसिक्स आपको पहले से क्लियर रहेंगे तो वहाँ समझने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जब टीचर्स भी पढ़ाते हैं 11th-12th में तो वो कहते हैं ये तो बेसिक चीज़ है, आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए, तो बेसिक चीज़ है, आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो। लेकिन अभी अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो आगे जाके ये बेसिक्स की प्रॉब्लम्स आपको आने वाली है। और अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप अभी अच्छे से समझ लेंगे तो 11th-12th आपके लिए आसान हो जाएगा। तो फिर शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक्चुअल में कहते किसको हैं, सेल को कहते हैं। चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करें। उसके पहले एक और बात, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अगर आप मैथ्स स्ट्रीम लेंगे आगे चल के, या फिर आप बायोलॉजी लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे। मैथ्स वाले जो बच्चे होंगे वो आफ्टर 12th क्या देंगे, जेई देंगे, और जो बायो स्ट्रीम वाले बच्चे होंगे वो आफ्टर 12th नीट देंगे। आप दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस देखेंगे, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन देखेंगे वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी को अभी से स्ट्रॉन्ग करना है, 11th-12th में तो करना ही करना है, 9th और 10th की एनसीईआरटी भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो जो बच्चे 9th में हैं या जो बच्चे अभी 10th में हैं, उनको क्या करना है, एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करना है। सारे कॉन्सेप्ट एक एक लाइन एनसीईआरटी के अच्छे से क्लियर कर लेना है। नीट वाले बच्चों को बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको मैथ्स तो करना ही है, फिजिक्स तो करना ही है, लेकिन केमिस्ट्री का पोर्शन तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आता है कि व्हाट इज सेल, सेल होती क्या है एक्चुअल में। तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक छोटी यूनिट है। लिविंग कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सरवाइव कर सकता है, जिसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, उसको हम लिविंग्स बोलते हैं। जैसे आप किसी नॉन लिविंग चीज़ को देख लीजिए, आप एक स्टोन को ले लीजिए और उसका कंपैरिजन आप किसी डॉगी से करिए, पपी से करिए। पपी क्या करता है, वॉक करता है, लोकोमोट करता है, और वो रेस्पिरेशन करता है, ब्रीथिंग होती है उसके अंदर, वो कुछ खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, और आगे चल के जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसके बच्चे भी होते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, लोकोमोशन है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सारी प्रोसेस क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लिविंग्स बोलते हैं। ये सब लाइफ के सिंबल होते हैं, ये सब लाइफ के सिम्टम्स होते हैं। और नॉन लिविंग ये सब नहीं करते हैं। तो बहुत आसान है लिविंग नॉन लिविंग को पहचानना। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग्स है, इसका मतलब क्या हो गया, वो एक बेसिक यूनिट से मिलके बना होगा, एटलीस्ट सिंगल सेल तो होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की लिंक होते हैं, जिनको हम वायरस कहते हैं। वायरस सेल भी नहीं होते हैं, वो एक तरीके से पार्टिकल की तरह होते हैं, है ना, कण की तरह होते हैं, उनके अंदर सेल नहीं होती है। लेकिन जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं, तब वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, अपने आप को बढ़ाने लग जाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लिकेट करने लग जाते हैं। तो वो एक चीज़ है जो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, और वो ए सेलर होती है, मतलब सेल नहीं होती। इसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एटलीस्ट उनके अंदर एक सेल तो होगी, सिंगल सेल तो होगी। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मल्टी सेलर। हमारे आसपास दिखने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मोर देन वन
यानी मल्टीपल सेल से मिलके बने होते हैं, बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे तो न्यूमरस सेल से मिलके बनी हुई है। और ये जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर माइक्रो लेवल पे जो काम हो रहा है, एकदम छोटे लेवल पे जो काम होता है, वो कौन कर रहा होता है? सेल कर रही होती है। किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे लेवल पे आप एक कंप्लीट यूनिट के फॉर्म में देखोगे तो वो किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, रूम्स के मिलने से एक फ्लोर बनता है, फ्लोर के मिलने से बिल्डिंग बनती है। और रूम कैसे बनता है? जो वॉल्स होती है, दीवारें होती है, उनसे बनता है। दीवारें कैसे बनती हैं? तो उसकी एक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट, उसकी एक यूनिट है, दैट इज़ व्हाट? ब्रिक। ईंटों से मिलकर दीवारें बनती है, उसमें बीच में सीमेंटिंग मटेरियल लगा होता है। इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी है, तो ह्यूमन की बॉडी को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? एक बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हो। जैसे बिल्डिंग के अंदर अगर सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? ईंट होती है, ब्रिक होती है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी कंप्लीट यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। जैसे ईंटों के मिलने से, ब्रिक्स के मिलने से वॉल बनती है, वैसे ही हमारी बॉडी में सेल्स के मिलने से क्या बनते हैं? टिश्यूज़ बनते हैं। सेम टाइप ऑफ सेल्स जो फंक्शन सेम करती हो और जो स्ट्रक्चर में सेम हो, उसको क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो सेल से मिलके क्या बन गया? टिश्यू बन गया। ईंटों से मिलके क्या बन गई? वॉल बन गई। अब वॉल्स के मिलने से रूम बनता है, कमरा बनता है। उसी तरीके से जो टिश्यूज़ होते हैं उनके मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। तो ऑर्गन को आप कंपेयर कर सकते हो किससे? रूम से कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद रूम के मिलने से क्या बनेगा? एक फ्लोर पर जितने भी रूम्स हैं सब आपस में मिल जाएंगे तो एक कंप्लीट फ्लोर बनाएंगे। इसी तरीके से जो डिफरेंट ऑर्गन है वो आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और एक बिल्डिंग के जो अलग अलग फ्लोर्स हैं वो आपस में मिलकर एक कंप्लीट बिल्डिंग बनाएंगे। उसी तरीके से आपकी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सेल को मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, जिनके अंदर सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिस्टम होते हैं जिनकी बॉडी में, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनकी बॉडी से हम कंपेयर कर सकते हैं एक बिल्डिंग को। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 11th क्लास में तो और क्लियर होते जाएगा। तो अभी फ़िलहाल चिंता मत करिए, आप इतना समझिए कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है। सेल की हिस्ट्री की अगर हम बात करें, शुरुआत की बात करें, तो कैसे शुरुआत हुई सेल के जो एक जर्नी है वो कैसे स्टार्ट होती है उसको देखते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने सबसे पहले क्या किया? कॉर्क सेल को देखा। अभी कॉर्क क्या होता है? जो प्लांट होते हैं उनके बाहर की तरफ जो बार्क होती है, छाल होती है प्लांट की, उसकी एक लेयर्स को लिया, उसकी एक स्लाइस को लिया इन्होंने। और उसको जब इन्होंने अपने खुद के सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से देखा तो इनको क्या दिखाई दिया? हनी कॉम्ब की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, जिनको इन्होंने क्या बोला? वो जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे हेक्सागोनल टाइप के, इनको उन्होंने क्या बोला? सेल्स नाम दे दिया। सेल्स नाम क्यों दिया? क्योंकि लैटिन में सेल का मतलब होता है एक छोटा बॉक्स या छोटा रूम, है ना, अ लिटिल रूम। तो इस तरीके से सबसे पहली सेल देखी गई। लेकिन कॉर्क तो डेड सेल होती है, तो डेड सेल देखी। सबसे पहली जो सेल देखी वो डेड सेल देखी किसने? रॉबर्ट हुक ने। और ये काफ़ी पुरानी बात है, 1665 की। तो ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट था, पर एक जर्नी स्टार्ट हो गई थी सेल की। ये पहली बार था कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक छोटी यूनिट को ढूंढा जा रहा था, खोजा जा रहा था। और सेल जो है, उसके बाद सेल से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारी चीज़ें आजकल हम जानते हैं सेल के बारे में। तो ये जो पहला पैरा है वो उसकी जो कॉन्सेप्ट है
उसको मैंने समझाया, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ ताकि कंप्लीटली क्लियर हो जाए। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कॉर्क सेल को देखा तो वो हनीकॉम्ब की तरह दिखाई दिया, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे। कॉर्क इज अ सब्सटेंस कम्स फ्रॉम अ बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क क्या होता है, वार्क होता है ना, प्लांट का। दिस वॉज इन ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। और इन्होंने खुद ने डिज़ाइन किया था माइक्रोस्कोप, उससे उन्होंने देखा। उसके पहले तो कोई चांस नहीं था क्योंकि माइक्रोस्कोप उस तरह का माइक्रोस्कोप जैसा कुछ था नहीं। इनका माइक्रोस्कोप जो है था वो काफ़ी सिंपल माइक्रोस्कोप था। आजकल तो काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप आते हैं। लैब में जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, और भी कई तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कई तरह के माइक्रोस्कोप आजकल अवेलेबल होते हैं। रॉबर्ट हुक कॉल दिस बॉक्सेस सेल्स। इन बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल्स नाम दिया। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। लैटिन में छोटे रूम को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो एक कंप्लीट यूनिट जो अपने आप में इंडिपेंडेंट रह सकती हो। ऐसा नहीं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल को आप सेपरेट कर दो उसको फिर वो सेपरेट रह सकती है, लेकिन कई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी तो होते हैं, है ना, तो उनके अंदर एक ही सेल होती है। तो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट यूनिट क्या होती है, सेल होती है। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate unit. ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले एक सेल को सेपरेट यूनिट के फॉर्म में देखने की जो जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। The use of the word cell to describe this unit is being used till this day in biology. बायोलॉजी में आज तो सेल अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और सारी चीज़ें बेसिक्स है ये, है ना, सारे बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इसी पर डिपेंड करती है। चलिए, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होते हैं, ये समझने के लिए पहले हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। क्या करना है, हमको एक स्लाइड बनाना है। स्लाइड कैसे बनाते हैं बच्चों, ये भी हम इस एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। अगर करना क्या होता है, अनियन पील की स्लाइड बनानी है। अनियन पील क्या होता है, जो प्याज होती है उसकी अलग अलग लेयर्स होती है ना, वो रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक्चुअल में मॉडिफाइड लीव्स होती है। तो वो जो रिंग होते हैं प्याज के, उसका एक छोटा सा पीस ले लेना है, उसके अंदर की तरफ, है ना, जो कॉनकेव सरफेस होती है उसकी तरफ आप देखेंगे तो एक पतली सी आपको क्या दिखाई देगी, मेम्ब्रेन दिखाई देगी, और वो मेम्ब्रेन एपिडर्मिस सेल्स की होती है। तो उसको क्या करना है, सेपरेट आउट कर लेना है अच्छे से, और उसको तुरंत पानी में रखना है। लैब में जनरली थोड़ा बहुत पानी या फिर इस तरह का जो सैंपल होता है, स्लाइड एक सैंपल होता है, उसको रखने के लिए हम एक छोटे से ग्लासवेयर का यूज़ करते हैं जिसको वॉश ग्लास बोलते हैं, है ना। छोटी सी कांच की कटोरी होती है, तो उसमें पानी रखना है और उसमें क्या कर देना है, ये जो हमने निकाला है, पील निकाला है अनियन का, उसको रख देना है ताकि वो क्या ना हो, ड्राई ना हो, सूखे नहीं। और उसके बाद क्या करना है, उसको स्लाइड पे लेना है और उसको अच्छे से फैलाना है, और फोल्डिंग ना हो क्योंकि पतली सी लेयर मेम्ब्रेन है, वो क्या हो सकती है, फोल्ड हो सकती है। तो फोल्ड नहीं होने देना है उसको, अच्छे से उसको फैला लेना है और फ्लैट कर लेना है। उसके बाद सेफ्रोनिन डालना है। सेफ्रोनिन क्या होता है, एक तरह का कलर होता है, डाई होती है ना। और सेफ्रोनिन के अलावा और भी बहुत सारे, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू, आयोडीन सॉल्यूशन ना, ये सब क्या होते हैं, डाई होते हैं, स्टेन जिनको बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होती हैं अलग अलग तरह की, इनको कलर करने के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जब माइक्रोस्कोप में आप इनको देखोगे तो इनके स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नहीं होते। तो उनको देखने के लिए, उनके शेप को देखने के लिए, उनके अंदर के मेन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेन कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं। तो कलर करेंगे, उसके बाद ऊपर से, स्लाइड के ऊपर से क्या करेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे। कवर स्लिप कांच का एक राउंडेड या फिर रेक्टेंगुलर शेप का या फिर क्यूबिक शेप का क्या होता है, पतला सा ग्लास का बना हुआ वो होता है।
टुकड़ा होता है, पीस होता है, उससे उसको कवर कर लेंगे। और कवर करते वक्त ध्यान रखते हैं कि क्या ना आए, एयर बबल नहीं आए, नहीं तो वो एयर बबल आपको स्लाइड में दिखाई देगा, आपको लगेगा कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, सेल के अंदर कोई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो बबल नहीं आने देते हैं, इस प्रोसेस को माउंटिंग बोलते हैं। जब स्लाइड में जो टिश्यू आपने लिया, सैंपल जो लिया, उसको जब आप कवर स्लिप से कवर करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माउंटिंग बोलते हैं। यही सारी बात जो है वो हमको एक्टिविटी में 5.1 में लिखी हुई है। मैं एक बार इसको रीड कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये स्लाइड तो आपको 5.2 दिखाई रखी है। ऊपर माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, वो भी हम एक बार देखेंगे, लेकिन पहले एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। Let us take a small piece from an onion bulb. With the help of pair of forceps, we can peel off the skin called epidermis from the concave side inner layer of onion. This layer can be put immediately in a watch glass containing water. This will prevent the peel from getting folded or getting dry. What do we do with this peel? Let us take a glass slide, put a drop of water on it and transfer a small piece of peel from the watch glass to the slide. Make sure that the peel is perfectly flat on the slide. A thin camel hair paintbrush might be necessary to help transfer the peel. Now we put a drop of safranin solution on this piece followed by a cover slip. Make care to avoid air bubbles while putting the cover slip. With the help of mounting needle, ask your teacher for help. We have prepared a temporary mount of onion peel. We can observe this slide under low power followed by high power of compound microscope. वही सब चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी थी, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑनियन पीस लेना है, उसकी एपिडर्मिस वाली जो लेयर है वो कॉनकेव साइड से निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है और जो अपना सैंपल है उसको वॉच ग्लास में, वाटर फिल्ड वॉच ग्लास में ट्रांसफ़र कर देना है। स्लाइड लेनी है, स्लाइड के ऊपर जो हमने सैंपल लिया है उसको फ्लैटेड करना है, उसके बाद सैफ्रन डालना है, उसके ऊपर उसको क्या करना है, कवर स्लिप से कवर कर देना और फिर माइक्रोस्कोप में देखना है। ये सारी प्रोसेस हमको करनी है। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिख रहा है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। आईपीस वाला जो साइड है वहाँ से हमको क्या करना होता है, हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव होता है उसको देखना होता है। नीचे की तरफ भी एक लेंस लगा होता है जिसको हम कहाँ फोकस करते हैं, कवर स्लिप पर फोकस करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको बोलते हैं। और नीचे जहाँ पर हम स्लाइड को रखते हैं देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं या फिर स्टेज कहते हैं। नीचे की तरफ बेस होता है, नीचे की तरफ लाइट को कंडेंस करने के लिए एक मिरर लगा होता है। देखिए लाइट को वो फोकस कर रहा है ना, दिख रही है ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है लेंस के अंदर से। इसके अलावा बाकी तो दो एडजस्टमेंट होते हैं, माइक्रो लेवल पे एडजस्टमेंट और कोर्स लेवल पे जो एडजस्टमेंट करते हैं उसके लिए। बीच में पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है जिसको आर्म या फिर हैंडल कहते हैं। बाकी सारे स्ट्रक्चर जब आप लैब में जाके कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे तो अपने टीचर से एक बार पूछिएगा और कोशिश करिएगा कि इस डायग्राम से उसको मैच करिए कि कहाँ कौन सा पार्ट है। अब देखिए ये जो डायग्राम है 5.2 सेल ऑफ एन अनियन पील, ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग हेक्सागोनल या फिर पॉलीगोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जिनके अंदर एक डॉटेड पार्ट भी दिखाई दे रहा है, वो न्यूक्लियस है, और बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है। और काफ़ी सारी सेल्स हैं यहाँ पर, है ना, सारी सेल्स आपस में जुड़ी हुई है, एडजेसेंट है, एक दूसरे से अटैच्ड है। तो ये आपको दिखाई देगा किसमें, अनियन पील की जो आप स्लाइड देखेंगे उसमें दिखाई देगा। अब ये जो डेंस पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। डेंस डॉट दिखाई दे रहा है सेंटर में ऑलमोस्ट सेल के, वो क्या है, न्यूक्लियस है। और बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है एक, वो क्या है, सेल है। तो आई थिंक आप सेल कैसी होती है वो समझ गए। हमको एक और चीज़ पता चली कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। सेल के अंदर कौन कौन सी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। चलिए अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट ऑफ पील ऑफ ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज़। अगर आप अलग अलग साइज़ की भी क्या करेंगे ना, प्याज लेंगे ना और उससे स्लाइड बनाएंगे, तो हो सकता है थोड़ी छोटी बड़ी आपको
सेल दिखाई दे। जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं वो हेक्सागोन देख रहे हैं, पॉलीगोन देख रहे हैं, वो आपको क्या दिखाई दे सकते हैं, अलग अलग तरह के साइज़ के दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, सेम होंगे। साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर सभी के अलग अलग अनियन के अंदर क्या दिखाई देंगे, सेम दिखाई देंगे। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, और ये स्ट्रक्चर क्या है, सेल है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर टुगेदर, दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। We find from this activity that onion bulb of different size have similar small structure visible under a microscope. The cell of onion peel will all look the same regardless of the size of onion they came from. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि छोटा बड़ा अनियन है, सबका स्ट्रक्चर आपको एक जैसा दिखाई देता है। These small structure that we see are the बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब, दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल। ये जो आपको बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, पॉलीगोन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इन्हीं को क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। नॉट ओनली अनियंस बट ऑल ऑर्गेनिज्म वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स, हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल एक सिंगल सेल होगी, वो क्यों ना हो, उन सभी के अंदर क्या होती है, सेल्स होती हैं। यहाँ पर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है ये देखना है हमको सबसे पहले। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखेंगे कौन कौन से, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाँ ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। The invention of magnifying lens led to the discovery of microscopic world. It is now known that a single cell may constitute a whole organism as in. अभी क्या हो गया है, मैग्नीफाइंग लेंसेज आ गए हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर, माइक्रोन लेवल की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम लिख रखे हैं जो अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म भी है और एक सिंगल सेल है। कौन कौन से हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलर। अगर एक सेल से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब क्या है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप टुगेदर अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनकी बॉडी मल्टीपल नंबर ऑफ सेल से मिलके बनी होती है, तो इनको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलर। बहुत सारी सेल्स है ना, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। सच एज सम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल। जो फंगस होते हैं, हालांकि एक फंगस ऐसा भी जो यूनिसेलर है और उसका नाम क्या है, ईस्ट। ईस्ट को छोड़ दीजिए, उसके अलावा ज़्यादातर जो फंगस होते हैं, मोस्टली जो फंगस होते हैं, प्लांट बॉडीज़ होती है और एनिमल बॉडीज़ होती है, वो सब क्या होते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एवरी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। क्या हर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन होता है वो सिंगल सेल से होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हाउ सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एक्चुअल में सेल थ्योरी का स्टेटमेंट है। जब हम सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हर एक नई सेल पुरानी सेल से बनती है। न्यू सेल का जो ओरिजिन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। और कोई मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म भी है तो उसका जो कंप्लीट बॉडी है वो एक सिंगल सेल से। तभी आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन का जो डीएनए होता है वो हर सेल में सेम होता है, जेनेटिक मटेरियल हर सेल में सेम होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सिंगल सेल से बनी हो, उसी के मल्टीप्लिकेशन, उसी के डीएनए की कॉपी हो के बहुत सारी सेल्स बनी हुई है। चलिए तो आज हमने क्या क्या सीखा एक बार समराइज़ करते हैं और बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक कॉर्क सेल को देखा था जो डेड सेल थी। ये एक शुरुआत थी सेल की जर्नी की। इसके अलावा हमने एक ऑनियन पील का हमने स्लाइड बनाया जिससे हमको आइडिया लगा कि सेल किस तरह की होती है। इसके अलावा हमने देखा कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल एक सेल से मिलके बने होते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना है, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम,
बैक्टीरिया, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, प्लांट, फंजाई और एनिमल। ये सब चीज़ें सारी हमने देख ली है, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।